हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत का सैयद वंश। दोस्तों, इससे पहले के वीडियोस में हम दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश को पढ़ चुके हैं। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने जाना था कि किस तरह से 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक लगभग 84 वर्षों तक गुलाम वंश शासन करता है। फिर उसके बाद आता है 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन, और 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है, और 1414 ईस्वी में आता है सैयद वंश का शासन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सैयद वंश को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सैयद वंश। दोस्तों, इस वंश का आरंभ तुगलक वंश के अंतिम शासक महमूद तुगलक की मृत्यु के पश्चात खिज्र खां द्वारा 1414 ईस्वी में हुआ था, और इस वंश के प्रमुख शासक थे, सबसे पहला शासक था खिज्र खां, जिसका शासनकाल रहा 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। दूसरा उसका पुत्र मुबारक शाह, जो 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक शासन करता है। तीसरा उसका भतीजा मोहम्मद शाह, जो कि 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक शासन करता है। और फिर आता है अलाउद्दीन आलम शाह का शासन, जो कि 1445 से लेकर 1451 तक शासन करता है। इस वंश का अंतिम सुल्तान इतना आसक्त और अहदी था, अहदी मीन्स आलसी था कि उसने 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी को सिंहासन समर्पित कर दिया, और 37 वर्षों के शासनकाल में सैयद वंश के शासकों ने कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खिज्र खां 1414 से 1421 तक। दोस्तों, खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा था। उसका शासनकाल तैमूर लंग जिस समय भारत से वापस जा रहा था, उसने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त कर दिया था। खिज्र खां अपने को तैमूर के लड़के शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था, और साथ ही उसे नियमित कर भेजा करता था। उसने खुतबा में तैमूर और उसके उत्तराधिकारी शाहरुख का नाम पढ़वाया। खिज्र खां के शासनकाल में पंजाब, मुल्तान और सिंध पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गए थे। उसने अपने समय में कटेहर, इटावा, खोर, चलेसर, ग्वालियर, बयाना, मेवात, बदायूं के विद्रोह को कुचलकर उन्हें जीतने का प्रयास किया। एक न्यायप्रिय एवं उदार शासक के रूप में, दोस्तों, वह एक इतना उदार शासक था कि उसे अपना राजस्व वसूलने के लिए भी प्रतिवर्ष सैनिक अभियान का सहारा लेना पड़ता था। उसने अपने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों का नाम खुदवाया। फरिश्ता ने खिज्र खां को एक न्यायप्रिय और उदार शासक बताया है। मृत्यु 20 मई 1421 को खिज्र खां की मृत्यु हो गई। फरिश्ता के अनुसार खिज्र खां की मृत्यु पर युवा, वृद्ध, दास और स्वतंत्र सभी ने काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया था। इसके बाद आता है उसके पुत्र मुबारक शाह का शासन। मुबारक शाह, जिसने शासन किया 1421 से 1434 ईस्वी तक, सैयद वंश के खिज्र खां का पुत्र था। खिज्र खां ने अपना उत्तराधिकारी को नियुक्त किया था। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि ग्रहण कर अपने नाम के सिक्के जारी किए, और उसने अपने नाम से खुतबा पढ़वाया। पिता खिज्र खां की भांति मुबारक शाह को भी विद्रोह का दमन और राजस्व वसूली के लिए नियमित सैनिक अभियान करने पड़े।
अपने शासनकाल में मुबारक शाह ने भटिंडा एवं दोआब में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया, परंतु खोखर जाति के नेता जसरथ द्वारा किए गए विद्रोह को दबाने में वह असफल रहा। मुबारक शाह के समय में पहली बार दिल्ली सल्तनत में दो महत्वपूर्ण हिंदू अमीरों का उल्लेख मिलता है। उसके वजीर सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र द्वारा 19 फरवरी 1434 ईस्वी को उस समय मुबारक शाह की हत्या कर दी, जिस समय वह अपने द्वारा निर्मित नए नगर मुबारकाबाद का निरीक्षण कर रहा था। मुबारक शाह ने वीरतापूर्वक विद्रोह का दमन किया था। उसने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बढ़ाई और उसे अपने राज्यों की सीमा को सुरक्षित किया। इस प्रकार मुबारक शाह सैयद वंश के सुल्तानों में योग्यतम सुल्तान सिद्ध हुआ। उसने विद्वान याहिया बिन अहमद सरहिंदी को अपना राजाश्रय प्रदान किया था। उसके ग्रंथ तारीख़ मुबारक शाही से मुबारक शाह के शासनकाल के विषय में जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह। मुबारक शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर मुबारक शाह का भतीजा मोहम्मद बिन फरीद खां, जो कि मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है और 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक शासन करता है। उसके शासनकाल के 6 महीने उसके वजीर सरवर उल मुल्क के आधिपत्य में बीते, परंतु 6 महीने उपरांत ही सुल्तान ने अपने नायब सेनापति कमाल उल मुल्क के सहयोग से वजीर का वध करवा दिया और वजीर के प्रभाव से मुक्त होने के तुरंत बाद मालवा के शासक महमूद द्वारा दिल्ली पर आक्रमण कर दिया गया। मुल्तान में लंगाओं ने विद्रोह किया, जिसे सुल्तान ने स्वयं जाकर शांत किया। मोहम्मद शाह मुल्तान के सूबेदार बहलोल लोदी की सहायता द्वारा महमूद को वापस खदेड़ने में सफल रहा। मोहम्मद शाह ने खुश होकर बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि दी और साथ ही उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा। उसके समय की प्रमुख घटना रही बहलोल लोदी का उत्थान। बहलोल लोदी ने भी दिल्ली पर आक्रमण किया, किंतु वह असफल रहा। उसने अपने अंतिम समय में हुए विद्रोह को दबाने में मोहम्मद शाह असमर्थ रहा, अतः अधिकांश राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के साथ ही सैयद वंश अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसके बाद आता है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन, जो कि 1445 से लेकर 50 तक लगभग 5 साल शासन करता है, सैयद वंश के मोहम्मद शाह का पुत्र था। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन ने आलम शाह की उपाधि ग्रहण की और अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह आराम पसंद व विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अलाउद्दीन आलम शाह को अपने वजीर हमीद खां से अनबन होने के कारण दिल्ली छोड़कर बदायूं में शरण लेनी पड़ी और हमीद खां ने बहलोल लोदी को दिल्ली आमंत्रित कर लिया। बहलोल लोदी ने दिल्ली आने के कुछ दिन बाद हमीद खां की हत्या कराकर 1450 ईस्वी में दिल्ली प्रशासन को अपने अधिकार में कर लिया। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह ने अपने को बदायूं में ही सुरक्षित महसूस किया और वहीं पर सन 1476 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार लगभग 37 वर्ष के बाद सैयद वंश समाप्त हो गया। तो दोस्तों, सैयद वंश में इतना ही। हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे दोस्तों के साथ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।